वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पीडीएफ को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है उसको देख रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप हो चुके हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें हम लोग बात करेंगे सिंचाई और नहरों की। अब सिंचाई क्या होती है, क्यों ज़रूरत होती है सिंचाई की, इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी अलग अलग तरीके की सिंचाई परियोजनाएं हैं, उन सबको यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जामिनेशन में जो पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात कि सिंचाई की ज़रूरत क्या है। देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी कुछ रेन पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर रेनफॉल होगा तो अच्छी पैदावार होगी, रेनफॉल नहीं होगा तो खेती ख़राब हो सकती है। और ये आप अपने आसपास में जो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका रिलेशन रहा होगा एग्रीकल्चर से, कृषि से, तो आप उनके बारे में सुनते होंगे, उनसे सुनते होंगे कि भाई यार पानी नहीं बरस रहा है, हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसका मतलब क्या, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है किस पर, रेनफॉल पर। अगर प्रॉपर सिंचाई ना मिले, प्रॉपर पानी ना मिले फसलों को तो फसलें ख़राब हो सकती हैं। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके की परियोजनाएं विकसित करती है जिससे कि खेतों तक जो है पानी पहुंचाया जा सके। सो अब यहाँ पर हम बात करें कि कृषि की नियमितता और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम रूप से जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब भारत की जो जलवायु है वो वर्ष भर फसल उत्पादन के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है, ठीक है, या फिर जो हम कहें तो आर्द्रता है, आर्द्रता की आपूर्ति नहीं हो पाती और इस वजह से जो फसल का उत्पादन है वो उसके लिए जो आवश्यक जलापूर्ति है वो सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई आवश्यक होती है। भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। अच्छी मानसूनी और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करती है, जबकि खराब मानसून जो है उसके कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। अब 3 अलग अलग कैटेगरी में भारतीय सिंचाई परियोजनाओं को डिवाइड करा गया है। एक है आपकी लघु सिंचाई परियोजना, दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरी है आपकी वृहत सिंचाई परियोजना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि कितने हेक्टेयर के लिए, कितने हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जो सिंचाई परियोजना है उसको लागू किया गया, उसी के आधार पर इसको कैटेगराइज करा गया है। अब अगर हम बात करें 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई के लिए, तो ये ऐसी परियोजनाएं जो होंगी वो आएंगी किसके अंदर, लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत। जब बात होगी 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए तब आएगी मध्यम, और 10,000 से ज़्यादा हेक्टेयर से मतलब अधिक क्षेत्रफल की अगर बात करें, अधिक क्षेत्र की बात करें, उसमें जब इरिगेशन करना है तब वो कहलाएगी आपकी वृहत सिंचाई परियोजना। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करा गया है। अब यहाँ पर अगर लघु सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि जो हैं वो शामिल किए जाते हैं और भारत की कुल सिंचाई आवश्यकताओं की लगभग 62% आपूर्ति जो है वो लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। अब एग्जामिनेशन में जो स्टेटमेंट आएगा वो अलग अलग स्टेटमेंट इसी तरीके से आएंगे। इसमें पूछा जाएगा कि इन तीनों परियोजनाओं में से सबसे ज़्यादा जो इंडिया में यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल होता है वो कौन सी है, तो वो आएंगी आपकी लघु सिंचाई परियोजनाएं। देश में सिंचित क्षेत्र के संवर्धन की दिशा में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए जून 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई थी। ये ईयर आपको एज इट इज़ याद रखना है कि राष्ट्रीय लघु या फिर सूक्ष्म सिंचाई मिशन जो है इसको कब स्टार्ट किया गया, कौन से ईयर में, तो 2010 में किया गया। रीज़न बीइंग कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और 62% से के आसपास जो एरिया है उसका जो सिंचाई की जाती है वो इसी के थ्रू की जाती है। इसके बाद जब बात करते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना की, तो मध्यम सिंचाई परियोजना में छोटी नहरें जो हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं वृहत सिंचाई परियोजना की, तो इसमें बांध बनाकर जो है वो नहरें निकाली जाती हैं। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश का तकरीबन 38% जो सिंचाई आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। इसके बाद बात करें भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से भारत में सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अभी हमने बात करी थी कि भाई मानसून जो है उसकी अनिश्चितता है, कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी, हो सकता है 10-15 दिन डिले हो जाए, कभी बहुत पानी बरसेगा, एकदम जो तालाब वो खेत होंगे वो पानी से लबालब हो जाएंगे, सारी फसल खराब हो जाएगी, तो कभी ऐसा होगा एकदम बारिश नहीं होगी। तो मानसून की अनिश्चितता ये पहला सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है आपका वर्षा की अनियमितता कि बारिश होगी नहीं होगी, कब होगी पता नहीं, ठीक है। बारिश का असमान वितरण, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, दूसरे एरिया में एकदम सूखा पड़ा हुआ है,
मतलब एक जगह बाढ़ आ जाएगी, दूसरी जगह एकदम सूखा पड़ जाएगा, इस तरीके की स्थिति बनती है। मॉनसून में अंतराल, जो वर्षा है, वर्षा ऋतु की सीमित अवधि, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद साल भर बारिश नहीं होती। अब जब साल भर बारिश नहीं होती तो अलग अलग फसलें तो उगानी है, तो उसके लिए अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होगी, पानी नहीं पहुंचाया जाएगा खेत तक, तो कैसे फसल का उत्पादन हो पाएगा। इसके बाद वर्षा का मूसलाधार रूप, अब बारिश कई बार होता है बहुत तेज़ बरसती है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। सो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से सिंचाई या फिर इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक है आपकी गंग नहर। इसके बारे में ज़रूर याद रखना है। निर्माण कब हुआ था? 1927 में। बीकानेर के तत्कालीन उस समय महाराजा जो थे गंग सिंह, इन्होंने इसका करवाया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? गंग नहर। ये ईयर याद रखना है 1927। बीकानेर के महाराजा का नाम याद रखना है गंग सिंह, इन्हीं के नाम पर इस नहर का नाम गंग नहर पड़ा। अब ये जो नहर है ये सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई है, ठीक है। तो कहाँ से निकाली गई है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी रिवर से निकाली गई है? सतलज रिवर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी नहर की बात करें, पूर्वी यमुना नहर। कौन सी रिवर से? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यमुना रिवर से निकाली जाएगी, बट यमुना रिवर के बाएं तट से, ताजेवाला के निकट से निकलती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से तट से, दाएं के बाएं। तो याद रखना है कि लेफ्ट जो इसका शोर है वहाँ से इसको निकाला गया है, ताजेवाला के निकट से। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 197 किलोमीटर। ये फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, मत याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना, दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका जब पुनरुद्धार करा गया तो उसके बाद ये नहर जो है पहली बार 1830 में चलाई गई थी। अभी हमने बात करी पूर्वी यमुना नहर की, अब बात कर रहे हैं पश्चिमी यमुना नहर की। ये जो नहर है इसका निर्माण तुगलक वंश के जो शासक थे, इनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने करवाया था, ये याद रखनी है। और ये यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजेवाला हरियाणा से निकाली गई है। तो ये जो हमने देखी थी पूर्वी, ये निकाली गई है बाएं तट से ताजेवाला के पास से, और जो पश्चिमी यमुना रिवर है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था, इसका निर्माण करवाया, तो इसको जो है कहाँ से निकाला गया है? दाहिने तट से निकाला गया है यमुना के। इसके बाद ऊपरी गंगा नहर की बात करें, निर्माण हुआ था 1842 में, और इस परियोजना के जनक, इनका नाम क्या था? सर P.T. काटले। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, सर P.T. काटले, इन्होंने करवाया था। इस नहर से पहली बार 8 अप्रैल 1854 को पानी चलाया गया था। अब ये डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ना भी याद रखें तो कोई इशू नहीं है, बट निर्माण ईयर आपको ज़रूर याद रखना है। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा नदी से निकाला गया है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऊपरी गंगा नहर, तो ये वहीं से निकाली गई होगी गंगा नदी से। इस नहर के जल से जो है उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों की भूमि जो है वो इरीगेट होती है। इसके बाद अगली नहर की बात करते हैं, ये है आपकी शारदा मुख्य नहर। अब ये जो शारदा मुख्य नहर है ये कहाँ से निकाली गई? ये दाहिने तट से निकाली गई है, शारदा नदी के। अब इससे जो है उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, इसमें पीलीभीत है, बरेली है, लखीमपुर खीरी है, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये नैनीताल की जो खटीमा तहसील में बनबसा के पास में जो शारदा नदी है वहाँ से एक बैराज का निर्माण कराया गया, ठीक है। सो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप कि इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से नहीं पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये बेनिफिट पहुँचा रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सरहिंद नहर। अब ये जो सरहिंद नहर है ये पंजाब के रोपड़ से सतलज नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है। तो ये रिवर आपको ज़रूर याद रखनी है कि सरहिंद नहर ये सतलज रिवर से निकाली गई है। इतना भर याद रखिए, इतना काफ़ी है। इसके बाद निचली गंगा नहर की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है? नरौरा बुलंदशहर, यहाँ पर गंगा नदी से, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ से, मतलब कौन सी रिवर से ये निकाली गई होगी। सो ये ज़रूर याद रखना है कि नरौरा बुलंदशहर में है ये। और ये जो नहर है ये कासगंज के समीप ऊपरी गंगा नहर में मिल जाती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये मिलती है, ऊपरी गंगा नहर में। तो कासगंज में जाकर ये मिल जाती है, निचली गंगा नहर ऊपरी गंगा नहर से। और इससे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है ये है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका शिलान्यास कब हुआ था ये डेट एग्जैक्टली याद नहीं रखनी है, ये ज़रूर याद रखना है कि 1958 में।
किसने करा था? गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसका जो उद्घाटन था वो किया गया था, वह शिलान्यास किया गया था। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर जो हरीके बांध है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। तो आपसे एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ से निकाली गई है, तो हरीके बांध से। और ये विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। टोटल लंबाई की बात करें 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये नहर जो है वेस्टर्न राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई को वहाँ पर मतलब मेनली सिंचाई इन जिलों में प्रोवाइड करती है। इसके बाद गंडक परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास में 740 मीटर लंबा एक बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। फरक्का बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1975 में। हुगली रिवर जो है उसमें सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। तो फरक्का बैराज को क्यों बनाया गया, ये पॉइंट पता होना चाहिए, और कब इसका निर्माण हुआ ये पता होना चाहिए। तो 1975। और दूसरी बात की जो फरक्का नदी है उसमें जो सिल्ट जमा हो जाता है उसको रोकने के लिए इसका निर्माण कराया गया। इसके बाद केरल के पलक्कड़ जिले की जो भरतपुझा नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इस पर कुल 10 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में ये जो संगलम सिंचाई परियोजना है, ये एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आपसे कि संगलम सिंचाई परियोजना ये कौन से राज्य की है, तो केरल। कौन से रिवर से एसोसिएटेड है, तो भरतपुझा। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद माला नहर तंत्र की बात करें तो ये आपकी कैप्टन दिनाशा जे दस्तूर ने इसको प्रस्तावित किया था। जबकि नदी जोड़ने की पहली बार जो विचार आया था वो विचार आपका इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया, इन्होंने दिया था। बाद में KL राव का नाम भी इससे जुड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2023 को 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास परियोजना हरियाली, इसका शुभारंभ किया। तो ये जो हरियाली परियोजना थी इसका स्टार्टिंग कब हुई थी ये ज़रूर याद रखना है। और कौन से प्रधानमंत्री के काल में, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 27 जनवरी 2023, हरियाली और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों को याद रखिएगा। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आगे मूव ऑन करते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें बात करी गई है कि 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा तीन वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। और ये जो थे इसमें आपका था एक समेकित बंजर विकास भूमि कार्यक्रम, दूसरा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और तीसरा मरुस्थल या फिर मरुभूमि विकास कार्यक्रम। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन कौन सा है? आपका तालाब। और प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में ही इस क्षेत्र में तालाबों से सिंचाई होती आ रही है। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। भारत में तालाबों द्वारा जो होती है वो कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा और तालाबों के द्वारा तमिलनाडु में। और इसके अतिरिक्त भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई जो है वो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में भी होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं PWP यानी कि परमानेंट विटलिंग पॉइंट। PWP ये सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट ज़मीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करता है जिसे पौधे अपने उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते। इस अवस्था में मुरझाने लगते हैं और ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। सर आर्थर कार्टन ये ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे और इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किए। इसलिए सर आर्थर कार्टन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, सर आर्थर कार्टन का। शारदा नहर ये उत्तराखंड के नैनीताल वनवसा के निकट, इसको अभी हमने देखा ही था कौन कौन से जिलों में इससे फ़ायदा होता है। और इस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र भी स्थापित है। तो ये ज़रूर याद रखना है कि खातिमा शक्ति केंद्र ये आपका शारदा नहर पर लोकेटेड है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बात करें तो एक है आपकी कोनार बांध। ये कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम पर 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? आपका 1955 में। मेथान बांध की बात करें, बराकर नदी पर ये लोकेटेड है, ज़रूर याद रखिएगा। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1957 में। ये ईयर नहीं पूछा जाएगा, बट कौन सी रिवर पर इसका निर्माण हुआ ये पूछा जाएगा। पंचेत हिल बांध दामोदर रिवर पर, मैथान बांध से 20 किलोमीटर
दक्षिण में लोकेटेड है। दामोदर नदी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों से वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। अभी तो ये जो अन्य आपकी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स बचे हुए, इनको कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि यही वाला हो पाएगा। ठीक है, इतना ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट्स पर कवर अप करेंगे आगे। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए और अपने माइक्रो नोट्स बनाकर रखिएगा ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पर आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज कर पाए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।